डॉक्टर सौरभ गुप्ता है और मैं मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में हेड एंड नेक कैंसर सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे हेड एंड नेक यानी ओरल कैंसर से जुड़े कुछ मिथ्स या गलत धारणाओं के बारे में बात करूँगा। 80% ओरल कैंसर्स तंबाकू के सेवन से होते हैं, चाहे सिगरेट या खैनी जर्दा खाने से। और तंबाकू का सेवन छोड़ने के बाद भी यह रिस्क बहुत धीरे धीरे कम होता है। तंबाकू ना खाने वालों की तुलना में स्मोकिंग करने वाले लोगों में ओरल कैंसर्स का रिस्क 5 गुना ज़्यादा होता है। और जैसा मैंने बताया, ये रिस्क इवन तंबाकू छोड़ने के बाद भी धीरे धीरे घटता है। तो नॉन स्मोकर्स की तुलना में स्मोकिंग छोड़ने के 1 से 2 साल के बाद भी ये रिस्क 3.5 गुना होता है और 6 से 9 सालों के बाद भी ये रिस्क दुगना होता है। नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरेबल रिस्क आने में कई बार 12 से 15 वर्षों का समय भी लगता है। इसलिए कहने का मकसद ये है कि स्मोकिंग या तंबाकू छोड़ने के बाद भी आप आश्वस्त ना हो कि आपको कैंसर नहीं हो सकता और इससे जुड़े लक्षणों के प्रति सचेत रहें। स्वभाव से कैंसरस या पोटेंशियली कैंसरस अल्सर्स पेनलेस होते हैं और हमें ऐसे अल्सर्स के बारे में सचेत रहना चाहिए जो कि पेनलेस हो और उचित इलाज के बावजूद भी 2 से 3 हफ्तों में ठीक ना हो रहे हों। मुंह में होने वाले साधारण छाले यूजुअली इरिटेबल होते हैं, उनमें जलन होती है और 2 से 3 हफ्तों के समय में वो अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। हेंस पेनलेस अल्सर्स आर मोर डेंजरस देन पेनफुल वंस। बायोप्सी कैंसर्स के इलाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि बायोप्सी होने से कैंसर फैलता है। मेयो क्लिनिक में पैंक्रियाटिक कैंसर्स के पेशेंट्स में हुई एक स्टडी में भी ये सामने आया कि जिन पेशेंट्स में एफएनएसी या बायोप्सी के रिजल्ट्स के बेसिस पर इलाज किया गया, वह उन दर्दियों के कंपैरिजन में ज़्यादा जिए जिनमें एफएनएसी नहीं की गई थी। बायोप्सी करने के और भी कुछ मुख्य कारण हैं। नंबर 1, बायोप्सी कैंसर की पुष्टि करती है और उसके बेसिस पर ही हम कीमोथेरेपी, रेडिएशन या मेजर सर्जरी जैसे पोटेंशियली रिस्की ट्रीटमेंट्स का उचित उपयोग करते हैं। बायोप्सी से मिली जानकारी के आधार पर ही हम सही इलाज और सही इलाज का क्रम निर्धारित करते हैं। कई बार सीधा सर्जरी की जाती है, कई बार पहले कीमो देके फिर सर्जरी की जाती है और कभी कभी सर्जरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, रेडिएशन और कीमो से ही मरीज ठीक हो जाता है। तीसरा, बायोप्सी से मिले टुकड़े के ऊपर डिटेल्ड जेनेटिक टेस्टिंग भी की जा सकती है और जिसके आधार पर हम प्रिसीजन या कस्टमाइज्ड थेरेपी जैसे कि टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का भी उपयोग कर सकते हैं। ओरल कैंसर्स के इलाज में पेट स्कैन बहुत ही रेयरली हमारा इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। हेड एंड नेक कैंसर्स साधारणतः जल्दी से नहीं फैलते। इवन एडवांस स्टेजेस में भी हेड एंड नेक कैंसर्स में पेट स्कैन रूटीनली नहीं किया जाता। पेट स्कैन में कई बार ओरल कैंसर्स में मुख्यतः टंग कैंसर या बक्कल म्यूकोजा यानी गाल के कैंसर्स की फाइन डिटेल्स नहीं मिलती, जिसके लिए हमें एडिशनल टेस्टिंग यानी MRI स्कैन भी कराना पड़ता है। और कई बार तो पेट स्कैन में कुछ अनरिलेटेड अपटेक आ जाता है जिसका मेन ओरल कैंसर से कोई नाता शायद ना हो, लेकिन क्योंकि पेट स्कैन में ऐसा कुछ आया है तो उसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए हमें कुछ एडिशनल टेस्ट कराने पड़ते हैं, जिससे हमारा समय और पैसा दोनों व्यर्थ होते हैं। हेड एंड नेक कैंसर्स की पहचान करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट या ट्यूमर मार्कर टेस्ट नहीं है। सब ज़्यादातर कैंसर्स का अनुमान उनके होने वाले लक्षणों के आधार पर यानी कि साइंस एंड सिम्टम्स और कुछ स्कैन्स जैसे MRI या CT स्कैन्स के आधार पर किया जाता है और बायोप्सी से इनका कंफर्मेशन किया जाता है। इवन एडवांस्ड कैंसर्स, एडवांस्ड हेड एंड नेक कैंसर्स में भी कोई ब्लड टेस्ट अब नॉर्मल नहीं आता। रूटीन ब्लड टेस्ट नॉर्मल ही होते हैं। कहने का मतलब ये है कि रूटीन ब्लड टेस्ट के आधार पर कृपया अपने ओरल कैंसर्स के लक्षणों को अनदेखा मत कीजिए।